देख क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। 136 में क्या है? For which one of the following Bohr modern is not valid? इसमें से कौन सा जो है Bohr modern valid नहीं होता? ओके, तो क्लास 11 में चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि Bohr modern is valid for the हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और हाइड्रोजन एटम। ओके, ये किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है और हाइड्रोजन एटम के लिए है। कोई दिक्कत? तो देखिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन एटम में तो वैलिड होगा। हीलियम आयन He+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक ठो जो था प्लस हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से चला गया, तो इसके पास कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन होता है, एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है, वही ना। तो इसीलिए जो है ड्यूटेरियम के लिए वैलिड होगा। सिंगल आयोनाइज नियोन आयन, तो नियोन आयन को एक बार आयोनाइज करेंगे तो उसमें पहले हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, और एक बार आयोनाइज कर देंगे तो उसमें हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। तो नियोन के लिए वैलिड होगा बोर मॉडर्न। तो बोर मॉडर्न इज नॉट वैलिड फॉर द नियोन। ये नियोन के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज चाहे हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होता है। ओके, तो क्वेश्चन 36 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। एक और नाम सीख गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है? रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या का सॉल्यूशन होगा। ओके, देखिए E इक्वल टू होता है C क्रॉस B। ओके, E इक्वल टू होता है C क्रॉस B। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, C है स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, और B है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो स्टोर होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी जो स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और दोनों का मान जो होता है वो बराबर होता है। दोनों का मान क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू होता है दोनों। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1:1 के बराबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 137 का कौन सा ऑप्शन होगा? 1:1। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1:1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। जो क्लास 12 का बच्चा होगा जो रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया होगा, किसको किसको ब्रिस्टर एंगल याद है? ब्रिस्टर एंगल सबको याद है क्या? ब्रिस्टर एंगल जो है वो एंगल होता है जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ओके, जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब होता है तब दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल। ओके, तो देखिए सिंपल थिंकिंग इसका। क्वेश्चन नंबर 138 है ना हमारा। देखिए 138 में क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? tan IP। ओके, तो देखिए रिफ्रैक्शन होने में क्या चाहिए? अगर ये एयर है तब इसका मीडियम कुछ भी होगा तो एक से ज्यादा होगा, इट इज मोर देन वन, तभी तो। अगर मीडियम में कुछ ना कुछ चेंज होगा तभी ना रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर एयर में जो है कितना इसका मान है? 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब इसका मान एक से ज्यादा होगा, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? कम बाय ज्यादा। कम बाय ज्यादा, तो कम बाय ज्यादा होगा तो इसका मान एक से कम होगा कि एक से ज्यादा होगा? एक से कम होगा, इसका मान जो होगा वो एक से कम होगा। ओके, तो मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। मिनिमम में कितना होता है? 45 डिग्री होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री तक। ओके, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 45 डिग्री का होगा, तभी वो जो है कर सकता है, तब ब्रिस्टल एंगल को फॉलो कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 138 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 डिग्री से जो है वो ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से इसका मान कम होगा। तो 45 डिग्री ज्यादा होना कौन सा ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? देखिए तो डी नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो 138 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो फिजिक्स का क्वेश्चन कितना इजी था? देखिए क्वेश्चन नंबर 139। ओके, तो 139 में क्या पूछ रहा है? A cylinder contain hydrogen gas at a pressure of the 249 kilopascal and temperature of the 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस का है और जो इसका प्रेशर 249 किलोपास्कल का है। ओके, तब आपसे क्या पूछ रहा है? तब आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है डेंसिटी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या पूछा? डेंसिटी पूछ रहा है। देखिए तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? पीवी इक्वल टू पढ़ा है एनआरटी। ओके, पीवी इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ा? एनआरटी। अब देखो पी भी और एन क्या है? मोल है, तो वेट बाई मोलिकुलर वेट। ओके, आर टी टेम्परेचर 27 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 27 प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में पुट करते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ओके, तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का मान कितना पुट करेंगे? 300। आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, उसका मान होता है 8.312। ओके, और कौन सा आपका है? आपका हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलिक्यूलर वेट कितना होने वाला है? 2 ग्राम होने वाला है पर मोल। ओके, और आपको डेंसिटी पूछ रहा है ना, तो डेंसिटी क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आ गया? प्रेशर इंटू मोलिक्यूलर वेट, और मोलिक्यूलर वेट जो ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 ग्राम को क्या कीजिएगा? 2 इंटू 10 पे पावर -3, और आपका प्रेशर कितना दिया हुआ है? 249 किलो पास्कल। तो 249 इंटू 10 पे पावर 3। ओके, और आज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो गया? आपका डेंसिटी हो गया। ओके,
आर का मान कितना पुट करेंगे 8.314 और टेम्परेचर का मान कितना पुट करेंगे आप 300 केल्विन। इतना पुट कर दीजिएगा तो आपका डेंसिटी का मान आ गया। तो कितने दिए अब कैलकुलेशन बचा है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 139 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा 0.2 के आसपास होगा। ओके कितने दिए अब 139 जब हो गया तो 140 देखिए 140 में क्या जो 11 का बच्चा होगा उसको सिर्फ 11 का चीज समझ में आएगा भी और 12 का चीज उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन कम से कम ये तो आइडिया मिलेगा ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है नीट में और हमें जो है किस तरह से अप्रोच करना है। ओके तो कम से कम आज आज हमारा काम है नीट को ओवरव्यू दे दिलाना कि ओवरव्यू में इसका क्वेश्चन पूछता कैसे है और हमें क्या क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे जो हमें अगले 2 सालों में हमें फायदा करेगा। देखिए 140 में क्या है रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द वन सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म बिट एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना ए है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है and emerges normally from the opposite surface और अपोजिट सरफेस से नॉर्मली जो है वो निकल गया। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होने वाला है। ओके हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा देखिए 140 आ गया। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था देखिए ये हुआ आपका प्रिज्म हुआ ठीक है और ये आपका क्या है प्रिज्म का जो एंगल है वो कितना है आपका ए है। ओके अब यह क्या है हमारा नॉर्मल है। अब देखो लाइट रे इंसिडेंट किया है यहाँ पे तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर ये रिफ्रैक्ट किया। ओके ठीक है अब ये किसका नॉर्मल निकालेंगे हम इसका नॉर्मल आ गया और ये जो इमर्ज किया वो क्या क्या नॉर्मली इमर्ज किया। ओके इट इमर्जेस नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नॉर्मली इमर्ज करेगा तो अगर नॉर्मली इमर्ज करेगा तो इसका मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके अगर नॉर्मली इमर्ज करेगा तो 90 डिग्री होगा। फोटो पे मर जाइए। अब देखिए अब ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो स्नेल्स लॉ जिसने 8 या 9 में पढ़ा होगा तो आपने क्या स्नेल्स लॉ का नाम सुना है 9 और 10 में भी पढ़ना है ऐसा बात नहीं कि खाली 12 में पढ़ना है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है 1 sin i इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा एयर का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कुछ म्यू होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r। ओके तो देखिए जब एंगल बहुत कम होता है तो साइन आई का मान आई के बराबर हो जाता है और साइन आर का मान आर के बराबर हो जाता है। ओके तो हम क्या लिखेंगे होंगे आई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया
म्यू आर, आई इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू आर आ गया। ओके, अब देखो यह 90 डिग्री हुआ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ, और इसका मान कितना होगा 90 माइनस आर होगा। पूछिए वो 90 माइनस आर कैसे हुआ? तो देखो यह नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, सरफेस का अगर नॉर्मल होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये आर है, तो जो बचा हुआ एंगल जो होगा वो कितना हुआ 90 माइनस आर। तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री, वो एक ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारा मान कितना हो गया 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो यहाँ देखिए 90 प्लस 90 हमारा कितना हो गया 180, और 180 में से जब 180 जाएगा तो कितना होगा 0 होगा, तो आपका आर का मान कितना हो गया ए हो गया। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू म्यू ए, आई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया म्यू ए आ गया। कितना आसान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 140 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, 140 बहुत इजी है। अब देखिए 141 देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन नीट में पूछता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा ना, जितना हम सीट ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए और थोड़ा सा जितना सीट दिए हैं हम उतना काफी है नीट को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। देखिए कितना इजी पूछा, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, एक contains an ideal gas at a standard temperature and pressure B। ये कंटेन ये में जो होता है आइडियन गैस भरा हुआ है और टेम्परेचर पे भरा हुआ है एंड प्रेशर आइडियन टेम्परेचर प्रेशर पे एक गैस भरा हुआ है। बी में क्या है कंप्लीटली इवेक्यूएटेड, कम बी में जो है पूरा गैस मतलब क्या कहते हैं वैक्यूम है, और ए में जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई गैस है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, सारा का सारा सिस्टम क्या है वो थर्मली इंसुलेटेड है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, तो स्टॉप को कौन सडनली ओपन कर दिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने स्टॉप कॉक को सडनली ओपन किया, तो ओपन करने से क्या होगा पता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, मतलब ना हीट का लॉस होगा ना वो हीट का गेन होगा। तो 141 का कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, कि गैस में उनका जो हीट का लॉस नहीं होता, बस वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा। ये भी पढ़ना है हीट का चैप्टर में। तो हीट से कितना क्वेश्चन आ गया, ये एक क्वेश्चन आ गया। ये देखिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए ये भी हीट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 भी हीट का क्वेश्चन है। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। अब तक में कितना क्वेश्चन आ गया समझ गए। तो क्वेश्चन को डिटरमाइन कीजिए था, ये मॉडर्न से आया है, यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है, ये ऑप्टिक्स से आया है, यह जो है यह भी आपका आया है टेम्परेचर से आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ना उसमें ये उससे आएगा। 140 में ऑप्टिक्स से आया है। एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन है पूरा मैथ करते रहिए। यह मॉडर्न का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.5 ग्राम में जो है कितना एनर्जी होगा, 0.5 ग्राम में कितना एनर्जी होगा। ओके, देखिए इस पे जो स्क्रीन पे जो है ऐसे ही जो क्या करते हैं लाइन मत पढ़िए थे, सामने वालों को देखने में दिक्कत होता है। ओके, क्योंकि इसमें हमको पता है तो 11 का बच्चा का कुछ नया नया है, लेकिन आपको ओवरव्यू दिखाएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है नीट में। नीट निकालना है तो नीट का जो है ओवरव्यू पता होना चाहिए। 141 देखिए 141 सर ये तो हो गया 142
141 का 142 देखिए, 142 में क्या कह रहा है कि 0.5 ग्राम में कितना एनर्जी होगा। यह किसका मॉडर्न का क्वेश्चन है। ओके, ये हम नीचे जाइए कि ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो मॉडर्न में हमको पढ़ना है जो एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, mc² के बराबर होता है। आइंस्टाइन का जो थ्योरी पढ़े हैं बहुत जगह, आइंस्टाइन का नहीं देखे, E = mc², E = mc², कोई भी बुक नीट उठाइएगा, E = mc² आपको हर जगह दिखेगा। रिलेटिविटी थ्योरी कहता है। ओके, तो अगर जो मास को जो है स्पीड के वेलोसिटी से अगर मूव किया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द मास, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, आइंस्टाइन के अनुसार यह संभव है। स्क्रीन पे जो एनोटेशन बंद कर दीजिए, मानसी एनोटेशन बंद कर दीजिए जो इधर जो रहना रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा, ई का मान कितना हो जाएगा, मास का मान कितना है, आपके बस ये जानना है कि कैसे होगा। अब जब चैप्टर पार्टिकुलर पढ़िएगा तब देखिएगा कि नीट का क्वेश्चन में और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए, E = mc² होता है, E का मान 0.5 है और C का मान 3 × 10⁸ का स्क्वायर है। हमारा मान कितना हो जाएगा 1/2, 3 × 9 और हमारा 8 का कितना हो गया 0 हो गया, 10⁻16। तो हमारा मान कितना हो गया 4.5 × 10⁻16 और 0.5 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 0 में से 3 गया 13, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 4.5 × 10⁻13। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, इसमें कौन कौन बता सकता है, इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2, 4.5 × 10⁻13 कितना ही दिया। ओके, नोटेशन ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143। 143 में क्या है, ए बॉडी वे 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे कितना वो बेग किया 72 न्यूटन का। भाट इज a gravitational force on it at a height equal to the half of the radius of the earth। अगर अर्थ के रेडियस के आधा दूरी पे वो ऊपर जाएगा तो इसका वेट कितना होगा, अगर हमारा अर्थ पे 72 न्यूटन है तो देखिए ओके, तो हमारा 143 का कितना हो गया, देखिए फोर्स इज इक्वल टू जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है G m1 m2 बाई r²। ये हमारा फोर्स का मान है G m1 m2 बाई r²। ओके, तो हमारा मान इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब r का मान r था तो हमारा फोर्स हमारा वेट कितना था 72 न्यूटन। अब हमने क्या कर दिया r/2 ऊपर चला गया। ओके, तो हमारा मान कितना होगा r + r/2 कितना होगा 1.5 है ना, मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। तब आप बताइए हमारा फोर्स का मान कितना होगा, आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बहुत इजी है। तो आपका F/72 का मान कितना होगा, ये ऊपर जाएगा कितना होगा 4/9, 4/9, तो 9 × 27
और 4 तिया 12। ओके, सही तो है, 2 दूनी 4। हाँ, 4 बाय 9, सॉरी 72 है ना, 72 वेट होता है। तो इससे कितना होगा देखो, 9 9 का 9 9 था, 9 से 9 36, और ये कितना कटेगा, 9 छक्का 72, 9 छक्का 72 होता है, 9 6 72, ये 6 में कट गया, और 6 छक्का 24, तो हमारा मान कितना आ गया, 24 न्यूटन आ गया एक बार में। सॉरी, 9 72, सॉरी 9 72, 8 8 में कटेगा ना, 9 72 8 का 32, इतनी हमारे से इतना गया, 9 72 8 का 32। तो हमारा जो है फोर्स का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 32। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 32, ऑप्शन नंबर 2, 143 का। अब देखिए 144 देखिए, द सॉलिड व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का किसका होगा, तो देखिए अगर कोई भी कंडक्टर हुआ, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है, और सेमी कंडक्टर में बढ़ेगा, और इंसुलेटर में भी बढ़ेगा। ओके, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा इन द कंडक्टर। ओके, करंट घटेगा। कंडक्टर में जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस होगा हमारा, क्या होगा वो, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसका निगेटिव, ओके, तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका, रेजिस्टेंस का, इंसुलेटर का, सेमी कंडक्टर का। ये कितने इजी क्वेश्चन है, 144 का ऑप्शन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन ये किसका हो गया, ये भी हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स का। 144 145 145 किसका, एसएचएम का है। तो जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन में हमने आपको क्या सिखाया था, जो डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा उसको ही समझ में आएगा। ऐसे वो एसएचएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 जो है वो एसएचएम का है, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया था, डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था। एक इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। तब आपका वेलोसिटी का मान कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जो एक्सलेशन का मान होगा वो कितना होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, तो जहां पे अगर हम यहाँ, जहां पे इसका मान जो होगा पॉजिटिव में होगा, वहां पे इसका मान कितना होगा, निगेटिव में होगा। ओके, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में और निगेटिव में है तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री है। ओके, देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 270 का मान कितना होता है, -1 होता है। तब +1 और -1 आने में कितना हुआ आपका, 180 डिग्री का चेंज हुआ। इसमें 180 डिग्री का चेंज हुआ, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में कितना का चेंज होगा, कितना फेज डिफरेंस का चेंज होगा, 180 डिग्री का चेंज होगा, या फिर पाई रेडियन। 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। तो आपका आंसर कितना होगा इसका, 145 का, 145 का कितना हो गया आपका, पाई रेडियन हो गया। ओके, इन नोटेशन को क्लियर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सबको देखने में आसानी हो। मानसी, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, वन 145 हो गया। 146 देखिए, a screw gauge has a least count of 0.00 0.01 mm
एंड देयर 50 डिवीजन, तो इसका पिच कितना होगा? तो देखो लीस्ट काउंट इसका 0.01 है, अब 50 को डिवीजन है तो उसका पिच कितना, उसका लंबाई कितना होगा? तो देखो लीस्ट काउंट हमको दिया हुआ है, ओके, और इसका लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है हमारा? 0.01 mm, ओके, और इसमें कितना डिवीजन है? 50 डिवीजन है, ओके। तो इसमें कोई हमसे पूछेगा स्क्रू गॉज का जो हमारा पीस होगा वो कितना होने वाला है? तो पीस हमारा कितना होगा? 50 इंटू 0.01, तो हमारा मान कितना हो गया? 5 इंटू 0.1 मतलब कि 0.5, तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.5 हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, ओके। अब इसका ऑप्शन नंबर 147 देखिए, ये आपका कौन सा हुआ? बेसिक मैथमेटिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन से कितना है? ये क्वेश्चन 146 किसका है? यूनिट एंड डायमेंशन का है। चैप्टर नीचे जाइए 147, ये साउंड का है, जैसे गिटार आ गया तो ये किसका हो गया? साउंड का हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक गिटार टू स्ट्रिंग A and B made of same material are slightly out of tune and produce a beat of the 6 hertz. When tension in B is slightly decreased, then the beat frequency increases to 7. If the frequency of A is 530 hertz, then the original frequency of B is what? ओके, इसमें क्या कहा है? दो गो गिटार है ए और बी, ओके, इसको हम बजाएं तो जब दोनों को बजाते हैं तो दोनों के में जो बीट आता है वो 6 हर्ट्ज का होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीट होता क्या है। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ना उसको बीट कहते हैं। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द बीट। तो आपका बीट कितना दिया हुआ? 6 हर्ट्ज का है। टेंशन बी में जो घटा दिए, तो टेंशन घटा दिए तो हमारा जो बीट बढ़ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ गया। तो ए में कितना है? 530 हर्ट्ज का है, तो बी का कितना होगा? ओके 147 देखिए, तो आपको बीट क्या बताए थे? चेंज इन फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 करिए या फिर f2 माइनस f1 करिए, बस चेंज होना चाहिए, ओके। अब उसके बाद आपका क्या दिया हुआ? बीट दिया हुआ 6 हर्ट्ज, तो दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आपका ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 530 हर्ट्ज, तो हम क्या लिख सकते हैं? 530 माइनस एफ इज इक्वल टू 6, या फिर एफ माइनस 530 इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे दो को इक्वेशन लिखेंगे, ओके। जैसी पढ़ना स्टेटमेंट हम पढ़े हैं कि हमारे पास बीट कितना 6 हर्ट्ज का है, तो 530 माइनस ए भी 6 होगा और एफ माइनस 530 भी 6 होगा। अब इसमें से एक हटेगा, कौन सा हटेगा वो हमको देखना है, ओके। तो देखिए अब क्या कहा कि बी का फ्रीक्वेंसी घटा दिए, तो फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो कितना होता है पता है? 1/2n टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर लेंथ होता है, एन होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, टी होता है टेंशन होता है। अगर टेंशन को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन है, तो क्वेश्चन में टेंशन को घटाया तो फ्रीक्वेंसी भी हमारा घटेगा। तो अगर ये घटेगा तो हमारा बीट बढ़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
एफ का मान घटेगा, जैसे हमारा एफ का मान घटा तो हमारा बीट बढ़ा। तो अगर यह घटेगा, देखिए अगर इसका मान घटा तो हमारा मान घटेगा ना जी। अगर ये सेम इक्वेशन में हम लेते हैं तो अगर बेटा एफ का मान घटेगा तो देखिए पहले 2 - 3 किए थे, ओके, और ये आपका कांस्टेंट है तो आपका मान कितना आया था, -1 आया था। अब इसका मान घटा दीजिए, इसका मान कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो 1 - 3 कितना होगा, -2 होगा, तो आपका मान घट गया ना। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन हमको क्या करते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी को घटाने से हमारा बीट बढ़ रहा है, तो हम ये ऑप्शन लेंगे। तो अब ये इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एस का मान कितना हो जाएगा, 530 - 6, तो 530 - 6 कितना हो गया, 524। ओके, तो 147 का कौन सा होगा हमारा, 147 का कौन सा हो गया, 524, ऑप्शन नंबर 2। तो जो बी का क्वेश्चन होता है उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ अपनी ये साउंड का क्वेश्चन है 147। फिर मैं एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148। 148 देखिए, 148 में क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two end of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। ओके, देखिए 5 kg और 10 kg का दो पार्टिकल है और दोनों को हम हैंग कर दिए 1 मीटर की दूरी पे। ओके, तो क्या पूरा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 5 kg, 5 kg से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। देखिए दिखाते हैं, वन 148। ओके, तो देखिए जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, जो इंडियन का होगा वो सीखेगा आगे जाके। तो अब अभी जानिए, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि एक 5 kg का, एक 10 kg का है, दो चीज है। ओके, तो देखिए एक 5 kg का है और दूसरा क्या है हमारा 10 kg का है। ओके, आप दे दोनों के बीच में कितना दूरी है, 1 मीटर का। तो पूछ रहा है कि 5 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी। तो मानते हैं ये ऑरिजिन पे 5 kg हमारा क्या है, ऑरिजिन पे है, तो हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो हम मानते हैं यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है, तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास का मान कितना होगा, 5 kg इंटू 0, क्योंकि 5 kg को हम ऑरिजिन पे माने हैं, प्लस ये कितने का, 10 kg का, तो 10 kg इंटू 1, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पे, डिवाइड बाई 5 प्लस 10, तो आपका मान कितना आ गया, 10/15। तो 10/15 कितना होता है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2/3 मीटर। 2/3 मीटर का मतलब कितना हुआ, 0.66 मीटर, 0.667 मीटर लिख सकते हैं इसको। 2/3 को कीजिएगा तो ये कौन सा हो गया, देखिए तो 148 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0.667 मीटर, मतलब कौन सा हुआ, 67 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.67 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 एक बार में कितने दिए, 148। देखनी है, अगर आप सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़े होंगे तो 148 एक बार बन गया। 149 में क्या पूछ रहा है, टॉर्क कितना होगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ऑर्डिन व्हेन द फोर्स इज 3 न्यूटन। अगर हमारा फोर्स कितना 3 न्यूटन का है और हमारा पोजीशन कितना 2 के मीटर का है। ओके,
पोजीशन हमारा 2 के मीटर का है और फोर्स हमारा 3 न्यूटन का है। तो हमारा टॉर्क कितने का है? तो देखिए 149 में क्या पूछ रहा है आपसे, ये यही आपको पकड़ने क्या पूछ रहा है, तो एक कौन बनेगा? देखिए 149, ओके। तो आपका फोर्स का मान कितना दिया हुआ है? 3 दे। फोर्स का मान दिया हुआ आपका 3 दे। आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस आपका दिया हुआ 2 के। तो आपसे पूछा टॉर्क कितना होता है। टॉर्क जो आपका होता है वो कितना होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क हमारा कितना होता है? आर क्रॉस एफ होता है। तो देखिए आई, ये दे, ये के, हमारे पास क्या आई दे के, और इसको आपको कहते हैं क्लॉक वाइज में डायरेक्शन बना देने को, ओके। तो आई क्रॉस दे कितना होगा? हमारा के होगा, दे क्रॉस के हमारा आई होगा, और के क्रॉस आई हमारा दे होगा। तो हमारा आर में क्या के है और हमारा आई में कितना दे है। तो के क्रॉस दे पूछ रहा है, तो के क्रॉस दे कितना होगा? तो उल्टा डायरेक्शन में गया तो के क्रॉस दे कितना होगा हमारा? माइनस आई हो गया एक बार में। देखिए तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये हो गया आपका वेक्टर का क्वेश्चन, ओके। तो नीचे 149 किसका क्वेश्चन है? वेक्टर का क्वेश्चन है। कितने दिए? ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 149 हो गया। अब आइए 150 पे। 130 का कौन सा हो गया? माइनस आई। माइनस आई का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। कुछ आइडिया आ रहा है इन्हें वालों को? जो इन्हें बना है उसको बस आइडिया आ रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अभी आपको डरना नहीं है कि सब पढ़ भी नहीं किए हैं, अभी आप 11 में गए ही हैं। लेकिन जो 11 का पोर्शन होगा कहे अरे एटम वेक्टर में पढ़े हैं और इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे 12 कंप्लीट कीजिएगा कहेगा कि अरे नीट निकालना तो बहुत ईजी है। अब देखिए 150 देखिए, नाइट बिट एवरेज फ्लक्स इज 20 फ्लक्स है वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमारा फ्लक्स दिया हुआ है इतना, हमने 20 वाट पर दो भी है, 20 डब्ल्यू पर, तो फ्लक्स का वेबर ही होता है जनरली। फॉर्म्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस पे फॉलो किया, ओके। तो किसमें क्या पूछ रहा है? इसका एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। एनर्जी इसका कितना होगा? 1 मिनट तक। तो ये वाट दिया हुआ है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर में है ये कितना वाट है, ओके। तो जो आपको जो फ्लक्स ये दिया हुआ है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपसे एनर्जी पूछा है, यहाँ है ना। तो ओके, और तो आपका फ्लक्स दिया वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको फ्लक्स को और एरिया को गुना कर देंगे, फ्लक्स को एरिया को गुना कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा, और पावर इंटू टाइम हमारा कितना हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा, ओके। 150 का कितना होगा हमारा? दिखाते हैं आपको। 150 देखिए आपका पावर जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आपका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। टाइम आपका कितना दिया हुआ? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो आपका एनर्जी कितना हो गया, ओके। तो आपका ये फ्लक्स जितना भी है, तो फ्लक्स इंटू एरिया इंटू टाइम, तो यहाँ पे क्या करिएगा? 20 इंटू 20, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आपका मान कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 चौका 24, 24 हो गया। और यहाँ पे 3 को 0 है,
तो 3 को 0 पुट कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 24 इंटू 10 पे पावर 3 जूल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 150 का कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 का कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कितने दिए, ओके, तो ये आपका पावर का पढ़िए, ये कुछ भी पढ़िएगा तो आपको लॉजिक लगाना है, या ये किसका हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन से बन जाएगा आराम से। क्योंकि देखिए आपसे एनर्जी का आपको पता होगा कि जूल होता है, ओके, तो यहाँ पे वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। अब पावर को टाइम से गुना कर देंगे तो हमारा एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी बाय टाइम। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क आप खुद पढ़े हुए हैं तो आपको इंग्लिश को बना लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो कि पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, तो ओके। ओके, अब देखिए 151 और 152, देखिए 151 के बाद रखते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, उसको डील करते हैं। 152 में क्या दिया हुआ है, in a certain region of a space with a volume of 0.2 meter square, electric potential is found to be 5 volt throughout। देखिए यहाँ पे मार्क करने वाला बात क्या पता है, यहाँ पे मार्क करने वाली बात है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे मार्क क्या कर सकते हैं, तो देखिए 5 वोल्ट जो है हमारा कहाँ है, थ्रू आउट, मतलब कि पूरी के पूरे सरफेस में, और हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। ओके, तो देखिए हमने डिफरेंशिएशन में क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा ना तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है, बस आपको एक चीज जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो गया, 0 आ गया। ओके, तो 152 भी कितना आसान से बन गया। 151 का कैलकुलेशन करना था, इसको थोड़ा बाद बनाएंगे, यही तरीका है एग्जाम में बनाने का भी। एग्जाम में देखोगे कि 151 में थोड़ा बहुत गुना भाग करना पड़ता है, तो 151 को छोड़ दिए, 152 पे आए, एक 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 बन गया, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, गुना भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अपन लॉजिक पता होना चाहिए। 153 देखिए, the increase in the width of the definition region of the PN junction diode is due to, तो PN जंक्शन में जो होता है वो डिफिनेशन किसकी वजह से होता है। ओके, तो देखो एक होता है फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस कर देंगे तो डिफिनेशन जो हमारा बैरियर, डिफिनेशन क्या एक तरह से बैरियर हुआ, तो हमारा बैरियर बढ़ेगा घटेगा, कोई आदमी आगे जा रहा है, अब उसको कहेंगे कि तुम और आगे जाओ, उसको सपोर्ट करेंगे, तब हमारा बैरियर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, हमारा बैरियर घट जाएगा। रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में क्या, वो बढ़ना चाहते आगे, करंट जो होता है बढ़ना चाहते आगे, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो हमारा जो बैरियर है, करंट का जो जाने का जो बैरियर है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो डिफिनेशन का जो चौड़ाई है, जो उसका ब्रीथ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन द रिवर्स बायस जो होगा वो क्या होगा, हमारा डिफिनेशन बढ़ जाएगा। तो 153 का ऑप्शन नंबर 2, ये किसका हो गया, ये हो गया 153 हो गया सेमीकंडक्टर का, मतलब मॉडर्न फिजिक्स। ओके, ये हो गया कितने की, किसका आपका 152 हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन है
151 किसका हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। मॉडर्न फिजिक्स के तब क्वेश्चन पूछा वो आप देख ही रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स भी कितना इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स भी कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 154, ये 154 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही चीज होता है। ओके, तो 154 का मोर एप्रोप्रिएट हम कैपेसिटर का डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है कितना दिया, ये 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। 40 माइक्रोफैराड किससे कनेक्टेड है? 200 वोल्ट से कनेक्टेड है। और 50 हर्ट्ज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कितना होने वाला है? ओके, करंट का आरएमएस वैल्यू कितना होने वाला है? तो हम, ये एसी का क्वेश्चन है, हम सोचे कैपेसिटर क्वेश्चन है, यह किसका क्वेश्चन है? एसी का। कैपेसिटर दिया हुआ है और यहाँ पे 50 हर्ट्ज देसी 50 हर्ट्ज बोल दिया, तो कैपेसिटर भी इसमें आ गया, एसी भी आ गया, तो ये मोर एप्रोप्रिएट जो एसी का क्वेश्चन है। तो देखिए एसी का क्वेश्चन आ गया। ओके, तो 154 में सिर्फ देखिए कैसे बनता है। तो देखो तो भी इक्वल टू जो होता है वो आई एक्सी, तो जो सप्लाई जो होता है ना वो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ही होता है। जो सप्लाई जो होता है हमारा वो होता है आरएमएस वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी करंट, जो भी वोल्टेज तो आपके घर में जो सप्लाई हो रहा है वो आपका आरएमएस वैल्यू है। ओके, तो आपका एक्सी, तो एक्सी क्या है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1/ω_c होता है। तो जो हमारा जो करंट आएगा वो कितना होगा? वो आरएमएस वैल्यू का आएगा, और जो पोटेंशियल आपका दिया हुआ है। ओके, और ओमेगा का मान कितना होता है? 2πf। ओके, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? आई इक्वल टू 2πf का मान हमारा कितना होगा? 50 हर्ट्ज है। 50 से गुना कर दिए, हमारा कैपेसिटर का मान कितना है? 40 माइक्रोफैराड है। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। आपको पोटेंशियल का मान कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट का। यहाँ से आपका आई का मान आ जाएगा। अब गुना भाग करिएगा तो आपका मान कितना होगा? 2.5। ओके, गुना आपके हाथ में है, गुना करके हम जो वीडियो को बड़ा नहीं करने वाले हैं। ओके, तो बस आपको देखिए प्रोसेस सिखाया है, कितना ही दिए, इस चीज को एक गुना भाग करिएगा, एक में हो जाएगा 50 19 100। ओके, आप इस 100 इंटू 40 करिएगा। ओके, और फिर ये भी कर देगा, पाई का मान 0.14 के आसपास रखिएगा, फ्रंट आ जाएगा। 154 आ गया। अब देखिए 155 पे आते हैं। तो देखिए कितना क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव हुआ? एक और दो को क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलता है, और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है। 155 जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस चीज को रटने में ही फायदा है कि जो मीन फ्री पार्ट होता है किसी गैस का जो होता है 1/√2 n π d²। ये आपका किसका क्वेश्चन है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो 155 किसका है? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 155 का। ओके, इसके बारे में मोर डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को हम एकदम ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसका दो ऑप्शन होगा तो होगा, इसमें दिमाग लगाने की चीजें नहीं है। 155 में एक आप पढ़नी है, खत्म। अब देखिए 156 किसका है? सेमी कंडक्टर क्वेश्चन आ गया। देखिए मतलब मॉडर्न फिजिक्स, तो अभी तक मॉडर्न फिजिक्स कितना हो गया? काउंट कर लीजिए। ओके, तो इसमें क्या दिया? ट्रांजिस्टर एक्शन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर में जो होता है ना, बेस जो होता है कम डोप होता है, एमीटर सबसे ज्यादा डोप होता है, और कंडक्टर उससे कम डोप होता है। तो एमीटर कंडक्टर बेस, एमीटर कंडक्टर बेस, तो हमारा डोपिंग क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द इम्प्योरिटी, है ना। जैसे कि इसमें जो है 3A ग्रुप का 5A ग्रुप का प्योरिटी टेबल जो पढ़े ना, प्योरिटी टेबल, तो प्योरिटी टेबल ग्रुप का 3A ग्रुप का दो गया,
ओके, बोरोन हुआ, बाण, गंगाधर, इंडियन टिंडक, तो आपका बोरोन फैमिली का, और नाना पापा आंटी सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का। इसमें से अगर कुछ ये दो को यूज होता है सेमीकंडक्टर में, अब इसी में कुछ हम इम्प्योरिटी डाल दिए तो उसको डोपिंग कहते हैं। ओके, तो जो डोपिंग जो होता है वो बेस का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा इंडक्ट इमीटर का होता है, और कनेक्टर का उससे थोड़ा कम होता है। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। The base region must be very thin and very neatly doped. ऑप्शन नंबर 4। ओके, बाकी सब पढ़िए तो गलत जाएगा। बेस इमीटर कनेक्टर आर द सेम डोपिंग, गलत होगा। बेस इमीटर कनेक्टर जो होता है सेम साइज का होगा, ये भी गलत होगा। बोथ इमीटर एज वेल एज द कनेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, गलत है। इमीटर जो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, कनेक्टर जो होता है हमारा रिवर्स बायस होता है। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जब आप क्लास 12 में सेमीकंडक्टर पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स, तो आपका आएगा 156। ओके, तो आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल रहा है ना कि नीट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, और हमको जो आगे अपने लाइफ में कैसे अप्रोच करेंगे तो हम नीट तक क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, ये आपका मतलब ओवरव्यू है कि नीट तक क्वालिफाई करने का रास्ता हमारा क्या होगा। वन 157 देखिए, light of frequency 1.5 times the threshold frequency on a photosensitive material, but will use the photoelectric current if the frequency is half and the intensity is double. ओके, तो इसका हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आपका जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ने वाला। ओके, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो देखिए, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स इन द फिजिक्स, और आपका केमिस्ट्री में जो है आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री का क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर, और क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 157। ओके, तो देखिए 157 जो है उसका जो फॉर्मूला जो होता है एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, बट अब कोई सरफेस अगर लाइट यहाँ पे पड़ता है तो अगर उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई भी लाइट से पड़ेगा तभी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ओके, और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इंटेंसिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बढ़ेगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है, ये आपका की पॉइंट है। तो 157 का क्या होना चाहिए, हमारा फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0.75, पहले था 1.5 था। तो देखिए तो जब इसका मतलब 0.75 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो देखिए हमने आपको क्या कहा, इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो कितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो हमारा जब अप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, उस 0.75। अब 0.75 फ्रीक्वेंसी का जो नाइट रे जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे हमारा मान 0 आता है, तो 0.75 का गया तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया।
मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया तो इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए 157 का ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको कंसेप्ट से लगाना है। तो कितना क्वेश्चन हो गया आपका फिजिक्स का जिसमें आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ा? तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है जिसमें आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन जो है जिसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ रहा है। ओके, 157 बन गया। अब 158 देखिए, 158 में क्या है, भिन्न यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम का मान कितना 92 और 235, और क्रिप्टन का मान कितना है 36 + 89। इफ 3 ओके, तो इसमें क्या क्या इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन इट जनरेट इतना। तो देखिए कभी भी जो मास दोटाया है हमेशा कंजर्व होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए इसमें क्या कर, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए तो हमारा 3 को न्यूट्रॉन निकला और हमारे क्रिप्टन निकला। तो देखिए अगर ये 92 है तो इसमें देखिए 158 करके दिखाते हैं, यहीं पे बन जाएगा। देखिए तो देखिए यूरेनियम से बना क्या, क्रिप्टन प्लस कुछ भी बना वो हमको निकालना है, और 3 को न्यूट्रॉन बना जब इससे दोटा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए, ये आपका इक्वेशन आ गया। तो देखिए यूरेनियम में कितना 92 है, तो हमारा 92 का मान कितना होगा, 92 इज इक्वल टू कितना होगा, इसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है 92 है, तो आपका एक्स का मान कितना हो गया, सॉरी इसका मान 36 है ना, 92 लिख दिए, इसका मान 36 है, तो हमारा मान कितना हो गया 92 - 36, तो 92 - 36 का मान कितना हो गया, 12 में 6 गया 6, 8 में 3 गया 5। ओके, तो 56 में कौन सा ऑप्शन हुआ, नीचे में 56 किसका पास है, बैरियम के पास है, तो 158 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 158 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ओके, अब देखिए 158 का क्या 159 है, अब क्या पूछ रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड ऑफ डीएनए इन 10⁻20 जूल, 10⁻20 जूल में जोटा है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। ओके, देखिए 159 की कैसे बनता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको एनर्जी चाहिए। ओके, और जूल में एनर्जी दिया हुआ है, तो जूल में एनर्जी दिया हुआ है और हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1.6 × 10⁻⁻96 भागा दे देंगे। ओके, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से भागा दिए तो हमारा मान कितना आ गया, तो इसको जब भागा देंगे तो हमारा मान करेगा आएगा 0.625 × 10⁻19। ओके, ये हमारा मान आ गया, समझे, तो हमारा मान कितना आ गया 10⁻⁻20 10⁻19, तो हमारा आ गया 10⁻−1, तो हमारा मान कितना आ गया 0.0625। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, अगर कैलकुलेशन किए होंगे याद होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें भी पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो 159 भी हमारा बन गया। ठीक है, ये हुआ आपका खत्म।
इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 160 पुंडी का क्वेश्चन है। ये तो आपको हार्नी फ्रेंड सिखाए 11 वाला को। ओके 11 वाले बच्चों को हम हार्नी फ्रेंड सिखाए हैं, और 12 वाला बच्चा भी अगर जानता होगा बराबर ठीक है। तो देखिए हाँ आपको क्या बताएं कि इसका एक्सप्लेनेशन कितना होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 4D, ऊपर में लगाएंगे टेंशन, यहाँ पे लगेगा हमारा टेंशन, और नीचे में हमारा लगेगा 6D। तो हम मानते हैं कि हमारा एक्सप्लेनेशन नीचे की तरफ है, और इसमें एक्सप्लेनेशन मानते हैं हम ऊपर की तरफ है। ओके तो हम क्या लिखेंगे 6D माइनस टी इज इक्वल टू 6 से, और t माइनस 4D इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 4a। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2D का मान आ गया हमारा 10 है। तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, D/5। देखिए d का मान भी नहीं पुट करना है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 161 161 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। A bar of maintain area of cross section area A hanging from a fixed point support. Length of the bar is N1. When a mass M is suspended from free in the expression of the Young modulus. Young modulus का क्या एक्सप्रेशन होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लास 11 में पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। और जो यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा उसको भी याद होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। याद आया, तो हाँ, ये यूनिट डायमेंशन से ही बन गया, दादे पढ़ने की जरूरत है ये नहीं आदमी को। ओके तो बहुत सा क्वेश्चन वाला को अभी तक 2 से 3 चैप्टर पढ़ा तो देखिए समझ में आएगा। तो स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स बाई मोमेंट होता है। तो फोर्स हमारा कितना होगा, इसका mg होगा, और इसकी लंबाई कितना n होगा। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इन नेट पर यूनिट नेट। तो सॉरी फोर्स बाय एरिया ना, सॉरी फोर्स बाय एरिया, mg बाय a, ये हो गया आपका स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन हो गया स्ट्रेन इन नेट पर यूनिट। तो हमारा स्ट्रेन कौन सा होगा, स्ट्रेन मतलब क्या हुआ N1 माइनस N2 हुआ, और ऊपर में हमारा नेट n हुआ, ओरिजिनल नेट हमारा। ओके तो हमारा मान कौन सा होगा, तो देखिए नीचे में कितना, नीचे में चेंज होना चाहिए, ऊपर में फोर्स होना चाहिए, एक नीचे में एरिया होना चाहिए, ऊपर में नेट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 161। देखिए कितने दिए हुए हैं, तो 161 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो फिजिक्स बहुत इजी है, बेशक आप प्रैक्टिस करके जाइए। ओके तो आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। 45 में से 30 क्वेश्चन सही कीजिएगा, निगेटिव वेटिव काट छाट के। अगर आप कितना भी बुक्का है तो, अगर ठीक से पढ़िएगा तो, नहीं पढ़िएगा तो कोई उसका तो 2 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, निगेटिव में नंबर आएगा। फिजिक्स का यही प्रचलन है कि जितना भी जो बच्चा है जो अभी 11 में गया है वो और जो 12 पास करता है उसका आंसर निगेटिव में आता है। ओके लेकिन आपका आंसर निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखाया है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और ये आपका आज का जो सेशन है वो आपके 2 साल तक जो कैसे अप्रोच करना है वो सिखाएगा। ओके इसका आंसर कहीं भी मिल जाएगा आंसर की पे। 162 देखिए इसमें क्या, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितना है, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितना होगा 3/2 kT इतना होता है। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा।
एयर जो है वो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एयर के पास 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको 3 से गुना कर दिए। ओके, और जो हमारा एमबीएस स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे होता है केटी होता है। ओके, तो एक डायरेक्शन में होता है, इसका एनर्जी होता है हाफ केटी, तो 3 डायरेक्शन में इसका एनर्जी हो जाएगा 3/2 केटी। ओके, तो हमारा ऑप्शन इसका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2, 1/2 का ऑप्शन नंबर 2 कितने दिए, अब देखिए 163, तो देखिए 163 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए आप रेजिस्टेंस का जो होता है वो कौन सा होता है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस का जो एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो इन बाय ए। तो देखिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ओके, या फिर क्या नहीं, डेल्टा आर बाई आर कितना होगा आपका, अल्फा डेल्टा टी। इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका मान आएगा। ओके, अगर ये आपको पढ़ने से पता है तो आपने लिखा, तो आपका जो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो आपका रेजिस्टिविटी भी होगा वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है जो कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये वाला। ओके, 163 में देखिए 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो 163 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, सिंपल सा बात है, ऑप्शन को देख के ऐसे मार दिए, तो 163 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो आपने 163 भी कंप्लीट कर लिया, आपके पास क्या बचा, 164। ओके, तो देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शन को छाटना ही सीखना है। यहाँ देखिए ये क्लास 12 का चीज है, और ये किसका है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, याद होगा क्लास 12 को, इलेवन बड़ा को नहीं याद होगा, बहुत सीखिए। क्लास 12 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो रेजिस्टेंस का कोडिंग है, ये क्या है, कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप कुछ भी खरीदने जाते होंगे तो आपको ये कोडिंग दिखता होगा। ओके, तो इसका होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, ये आपका निमोनिक्स है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, कुछ इस टाइप का था, वेरी गुड सिंपल वाइफ, कुछ इस टाइप का था, रुपये हमको याद नहीं है, ठीक है, हमको याद कुछ भी नहीं। तो देखिए गुड का जो होता है, देखिए पहला जो फर्स्ट, पहला दूसरा क्या बताता है, वो नंबर बताता है, पहला दूसरा नंबर बताता है, तीसरा क्या बताता है, तीसरा जो एम्पलीफायर बताता है, कितना एम्पलीफायर होगा। ओके, और चौथा गोंड है, और गोंड क्या बताता है, वो आपका टॉलरेंस बताता है। तो जो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो 5% होता है, और जो सिल्वर का जो होता है वो 10% होता है। ओके, ये क्लास 12 में रख के नहीं है, क्लास 12 में सीखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो देखिए पापा ने 5% का जितना ऑप्शन है उसको छाड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस आपका कितना होगा ना, 5% होने वाला है, गोल्ड का 5% होता है। अब देखिए पहले ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा। ओके, तो देखिए 0 1 2 3 4 काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, 4 आ गया। और फिर देखिए तो आपका इसका 47 47, तो येलो और वायलेट आप चेक मत करिए, ठीक है, क्योंकि सब में 47 47 है, तो उसको चेक करके टाइम का वेस्ट करना, आप ब्राउन वाला को चेक कीजिए, ठीक है, आप किसको चेक कीजिए, ब्राउन वाला को।
यानी कि आपको 29 से कम समय में आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो दो ऑप्शन जो सेम है, जो चीज सेम है उसके लिए क्या सोचना है इंसान को, दो ऑप्शन डिफरेंट है उसको ना सोचना है। तो आपको ऑप्शन नंबर नो हैट पे आप सोचिए मत क्या है, ओके, क्योंकि उसमें आपको फिर टाइम लगेगा सोचने में। अब देखिए ब्राउन है, तो ब्राउन क्या एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर कौन से नंबर पे है, तो ब्लैक ब्राउन, तो ब्लैक का जो होता है वो कितना होगा 10 पे पावर 0 एम्पलीफायर, और जो ब्राउन अब उनका होगा 10 पे पावर 1 होगा, ओके। तो इसका मान कितना हो गया 47 इंटू 10 पे पावर 1 प्लस माइनस 5%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 10 पे पावर 1 मतलब 470, तो 470 5%, ऑप्शन नंबर डी, ओके 164 का। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। जब क्लास 12 में जाइएगा तो आपको समझ आएगा, अच्छा यह पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 ईयर में ये दो बार दूसरा बार पूछ चुका है, दूसरा तीसरा बार पूछ चुका है लास्ट 2 से 3 साल में, समझे। 18-19 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन मिला, ओके। जो क्लास 12 का स्टूडेंट होगा वो समझ रहा होगा मेरी बातें को, लेकिन इन्हें बना 164 को है ना, बस समझ में आ रहा है क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें है क्या वो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो हमको ही पता है, क्योंकि नीट नीट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें तो सब मिक्स रहेगा। देखिए जो 11 का पोर्शन है वो आपको समझ में आ रहा होगा, जो 12 का पोर्शन है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये चैप्टर कहाँ से पूछा है। तो इसमें नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कलर कोडिंग टॉपिक, ओके। इसी के बेसिस पे आप तैयारी फिर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 165 पे आइए। तो देखिए, तो यंग मॉडर्नस का जो होता है आपका फ्रीन जो होता है वो कितना होता है, बाय होता है नेमडा कैप्टन डी बाय स्मॉल डी, ओके। ये आपको कहाँ से पूछा है, वेव ऑप्टिक्स से पूछा है, या लिख दीजिए यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम, ठीक है। तो देखिए, तो ये स्क्रीन हुआ, इसमें एक आपको पढ़ना होगा स्क्रीन, और एक होगा सोर्स। तो सोर्स की दूरी जो होती है उसको छोटा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस आप इतना सीखिए। और जो होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैप्टन डी बोलते हैं, समझे। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, इन यंग स्निट, और जो आपका बाई होता है वो क्या होता है, इसको फ्रिंज बोलते हैं, ओके। बाई को क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, बाई फ्रिंज आपका। ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़िएगा, जैसे अब वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा। तो इसमें क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, कोहेरेंट सोर्स में क्या कर दिया, सोर्स के बीच की दूरी को आधा कर दिए, तो दूरी को आधा, सोर्स के बीच की दूरी को आधा किए, मतलब d/2 को आधा किए, ओके। आगे क्या किए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स की दूरी को हम दूना कर दिए। तो अब बताइए जो आपका फ्रिंज होगा वो उसका विड्थ कितना होने वाला है, तो ये 2 ऊपर चला गया तो हमारा मान कितना हो गया 4 नेमडा d/d। तो हमारा जो फ्रिंज का जो विड्थ हो गया वो कितना हो गया 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना मतलब 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3। मतलब अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए कितना इजी हो गया, नहीं पढ़े रहिएगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए कौन सा पोर्शन को कहाँ पे आपको पिन आउट करना वो लिखना है। तो 165 लिखिए, वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन है, और जैसे सिखाए वैसे लिख लीजिए। 165 हो गया। अब देखिए 166, देखिए
इसमें क्या दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इज 6 माइक्रोफैराड। एयर में इसका मान कितना दिया, 6 माइक्रोफैराड का दिया हुआ है। विद इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम द 30 माइक्रोफैराड। इसमें मीडियम रख दिए तो 30 माइक्रोफैराड हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो इसका के टाइम बढ़ जाएगा, तो आपका जो के का मान होगा, क्या होता है, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन एयर। ओके, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम बाय कैपेसिटेंस इन एयर, ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका 30/6 करिएगा तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 6/30। और आपका परमिटिविटी पूछ रहा है मीडियम, तब परमिटिविटी कितना हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, दो आपका डायनेटिक कांस्टेंट होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है परमिएबिलिटी इन द मीडियम बाय परमिएबिलिटी इन द स्पेस। तब परमिएबिलिटी इन द मीडियम कितना हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो के का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, 5। और एप्सिलॉन नॉट का मान की आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8.85 10 पे पावर माइनस 12। ओके, दोनों को गुणा कर दीजिए तो आपका मान कितना आ गया, ओके। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। टाइम ज़्यादा हो गया क्या, 7:30 बज गया, 6 से स्टार्ट किए थे। अब ये कितना क्वेश्चन हो गया इसमें, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या बचा 67। तो इसमें स्ट्रेस का डायमेंशन पूछ रहा है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर के बराबर होगा। तो कौन सा होगा, m(n-1 t-2), ऑप्शन नंबर 4। 167 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, कितना इजी है, अगले क्वेश्चन नंबर 168 देखिए। ये आपका रे ऑप्टिक्स का है, दो रिजोल्यूशन हमने छोड़ दिया था, ये रे ऑप्टिक्स का। तो हम आपको क्या कहते हैं, बोर्ड से 2 पोर्शन हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीट में नहीं पूछेगा। देखिए नीट में आया कि नहीं आया, देखिए लेकिन बोर्ड से वो हटा दिया है। तो बोर्ड से हटाने का मतलब ये नहीं कि नीट में नहीं पूछा, नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बोर्ड से क्वेश्चन को हटा दिया फिर भी। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है, 600 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है। ओके, और स्टार से नाइट रे आ रहा है, नाइट का ओके, इसका डायमीटर जो है 2 मीटर का है, और इसका जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर का है। तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा वो कितना होगा, तो करिएगा फॉर्मूला आपका पास आएगा, आपका फॉर्मूला आएगा 1 के बराबर आसपास। ओके, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 लेमडा का मान पुट कीजिएगा 6 × 10⁻⁷ 600 नैनोमीटर का मतलब यही होता है, 600 नैनोमीटर में कितना 300 × 10⁻⁹ होगा, 6 × 10⁻⁷ एक आंसर बनेगा। ओके, डिवाइड बाय 2, 2 म्यू लेमडा कुछ होगा इसमें, डायमीटर इसका
तो बस इस बात देखते हैं। 168 छोड़ो, 169 देखो, देखिए 169 किसका है, एचसी क्वेश्चन आ गया। ओके, ये किसका क्वेश्चन, एचसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कितना बार करवा भी चुके हैं, इसका मतलब हो गया कि मेरा सीट से हो गया, ऐसा थोड़ी है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए सीरीज में एनसीआर सर्किट को कनेक्ट कर दिए हैं, जब इंडक्टर को हटाए हैं तब आपका फेज डिफरेंस हो गया π/3, जब कैपेसिटर को हटाए हैं तब आपका फेज डिफरेंस हो गया π/3। तो देखिए जब आप इंडक्टर को हटाएंगे तो कैपेसिटर की तरफ बढ़ जाएगा, जब कैपेसिटर को हटाएंगे तो इंडक्टर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सएन और एक्ससी का मान बराबर है। तो आपका जो इम्पीडेंस जो आया था एक्सएन माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें से आपका मान कितना होगा, एक्सएन माइनस एक्ससी का मान कितना हो गया, 0 आ गया आपका। तो आपका मान कितना हो गया, जेड का मान किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। ओके, तो आपका जेड का मान जैसे ही आर के बराबर हो गया, तो आपका करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो आपका जो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपका पावर फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, तो 169 का कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो आपको चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो समझ आ रहा है कि कौन चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन चैप्टर हमको छोड़ना है। तो छोड़ना तो किसी को नहीं है, किसी को छोड़िएगा तो अगले बार दो चैप्टर ही चेंज कर देगा वो। अब देखिए 169 हो गया, अब देखिए 170 देखिए, 170 को बाद में हटाते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। दो इजी वाला क्वेश्चन उसको पढ़ने का भी करते हैं, 171 को भी बाद में करते हैं। 172 के बाद इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है। 172 में क्या है, मैटिफिन का जो मान होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। ओके, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ओके, और एन का मान कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न पर मिनट होगा, आपका एन का मान होगा। ओके, और आई का मान 2.5 है, और आपका जो टायर लेंथ है 50 सेंटीमीटर का, तो इसका मान कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7। एन का मान पुट कीजिए, 100 टर्न है, और लंबाई कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर का। ओके, आपका करंट कितना 2.5, करंट आपका 2.5 है। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 25, अब 5 से का 20, तो 20 पाई, और 100 में से गया कितना होगा, 10 पे पावर माइनस 5। ओके, एक 0 से कट आउट कितना हो गया, 2 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 4। अब पाई का मान होता है 3.14, आपका मान हो जाएगा 6.28 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। ये आपका मान आ गया। आपका मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 एक और बन गया। ये आपका कितना होगा, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ओके, 172 बन गया, कितना ही दिया, वो चैप्टर पढ़िएगा तो पढ़िएगा, हाँ ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। इसी तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 173 में क्या है, a charge particle having the drift velocity of the 7.5 10 to the power minus 4 meter per second. Electric field is इतना। ओके, तो इसकी मोबिलिटी कितनी होगी। ओके, तो मोबिलिटी तो होता है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोबिलिटी का मान कितना होता है, बी डी बाई ई। मोबिलिटी का मान कितना होता है, बी डी बाई ई होता है। तो आपका बी डी का मान कितना है, 3 इंटू 10 पे पावर, सॉरी मोबिलिटी का मान है आपका 7.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 है, ये आपका वेलोसिटी है, इतना मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक का मान कितना आपका 3 इंटू 10 पे पावर
-10 है, तो आपका मान कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। ओके, तो आपका मान कितना होता है? 10 पे पावर -10 ऊपर जाएगा, तो आपका मान कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 6 हो जाएगा। ऊपर में गया 10 पे पावर 10 और -4, आपका मान होगा 10 पे पावर 6। तो पावर में आपको चूज करिए 10 पे पावर 6 और इसका मान होगा 2.5। ऑप्शन नंबर 2 कितने यदि हो गया? ओके, देखिए क्वेश्चन 177 देखिए, ये सब कैलकुलेटिव करके बताएंगे सब। और इसमें देखिए 2 को घटाना है। देखिए इसमें घटाने और जोड़ने में आपको क्या सिखाते हैं कि जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा उसको चूज करेंगे। तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? क्वेश्चन नंबर 176 को कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो इसमें इसका कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर? 3 है। तो आपको कौन सा चूज करना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, 177 में क्या आपका बॉर्न को हम थ्रो किए हैं डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of the tower. It hit the ground after the some time velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। The height of tower क्या होगा? तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? मोशन इन 1D काइनेमेटिक का क्वेश्चन आया कि नहीं आया इसमें? देखिए ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपका वेलोसिटी बाद में कितना आ गया था? 80 आ गया था। 80 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2, ए का मान कितना पुट करना है? 10 पुट करना है। और आपको एच का मान चाहिए, आपका मान कितना हो गया? 80 में 80 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100 हो गया, और 80 में से 20 जाएगा तो आपका 60 होगा। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 10, और आपको एच का मान चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 या 6, आपका मान कितना हो गया? 300 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्या आपने का क्वेश्चन है ये भी आप बताएंगे। दो दो इजी अपन और निकालते हैं। टाइम हो गया इसका। वन 179 वो 80, बाकी तो 179 किसका है? वो आपका मीटर ब्रिज का है। ये भी आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ थोड़ी ज़्यादा जानना पड़ेगा, और टाइम बहुत हो गया एक दिन। ओके, इसलिए इसको नेक्स्ट डे बताएंगे या फिर दूसरे टाइम बताएंगे। ओके, ये भी वो 175 आपका मॉडर्न फिजिक्स का है। इसका मान होता है डी ब्रोगली वेवलेट इक्वल टू होता है लैम्डा बाय पी। ओके, आप पी बाकी इसकी कहानी आगे सिखाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको नीट का जो क्वेश्चन है इसमें आपको कितना क्वेश्चन रहेगा जो कि कॉपी पे बनाए लायक है?